नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची का मतलब क्या होता है? देखो, सूची जो है उसको इंग्लिश में अपने अपेंडिक्स कहते हैं। वैसे तो देखो, इसको शेड्यूल कहते हैं संविधान की भाषा में। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं अंग्रेजी के अंदर, परंतु ये एक प्रकार की अपेंडिक्स होती है। कैसे? आप अगर आपने कोई सरकारी दस्तावेज देखा हो, तो सरकारी दस्तावेज के अंदर चल रहा है दस्तावेज एक से लेकर यहां तक दस्तावेज चल रहा है। ठीक है। अब यहां पर कहीं पर लिख दिया गया कि जैसे कि वर्तमान में लॉकडाउन की गाइडलाइंस है। अब लॉकडाउन की गाइडलाइंस में लिख दिया गया कि जो गतिविधियां हैं वो इतनी बजे से लेकर इतने बजे तक प्रतिबंधित है या ये गतिविधियां अलाउड है। अब लास्ट में उन्होंने एक सूची जोड़ दी कि अगर कोई देखना चाहता है कि कौन सी गतिविधियां कब कब अलाउड है, तो यहां अगर मैं सारी चीजों का वर्णित रूप लिखूंगा, हर चीज का नाम लिखूंगा, हर छोटी छोटी चीज का, तो ये जो मेरा पेज है या ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसका औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर तो इसका सार लिख देता हूं और यहां पर मैं सूची लिख देता हूं। अगर किसी को विस्तृत अध्ययन करना है कि मेरे शहर में या मेरी गतिविधि कितने बजे तक लागू है, तो ये सूची पढ़ ले। नहीं करना तो आप अर्थ तो इससे भी समझ गए हैं, डिटेल पढ़नी है तो आप ये पढ़ ले। इसको अपने कहते हैं अनुसूची। तो अनुसूची क्या होती है? कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अनुच्छेद का भाग नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर अनुच्छेद के अंदर उस चीज का डिटेल लिखने लग गए तो वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको अनुच्छेद का भाग नहीं बनाया जाता है, उसको एक विशेष सूची के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो अनुसूची के अंदर बातें हैं किसी भी अनुच्छेद का भाग नहीं है। ये केवल वही लोग पढ़े जिनको डिटेल में जानना है कि क्या है, बाकियों को इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंदर वास्तव में प्रारंभ के अंदर जो है वो केवल 8 अनुसूचियां होती हुआ करती थी। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब कितनी है? 12 है। इन 12 के अंदर क्या क्या आता है वो अपने देखते हैं। अनुसूची एक के अंदर आपको देखने को मिलता है संघ, राज्यों के क्षेत्र व उनके नाम, राज्यों के क्षेत्र व उनके नाम। तो सब राज्यों के नामों की अगर आपको सूची पढ़नी है कि कौन से राज्य हैं, कब कौन से राज्य का नाम बदला गया, कब किसको राज्य बनाया गया, कब किसको राज्य से हटाया गया, तो आप ये अनुसूची एक के अंदर जो लिस्ट दी गई ये पढ़ लीजिए। आपको सारा क्रम पता चल जाएगा कि कब भारत की राजनीतिक चित्रावली या राजनीतिक मानचित्र के अंदर कब कौन सा बदलाव हुआ है। वैसी अनुसूची जो है, अनुसूची 2, अनुसूची 2 के अंदर विशेष लोगों के भत्ते, पेंशन भत्ते इत्यादि की बात की गई है। कुछ लोगों के पेंशन भत्ते की बात की गई है। अब कौन से लोगों के पेंशन भत्ते की बात की गई, अगर उसकी बात करें तो इसके अंदर जो नाम शामिल किए गए हैं वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद। अगर कहीं पर है तो हर जगह नहीं होती है, कुछ ही राज्यों में है। विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनको अपने सभापति और उपसभापति कहते हैं। मतलब ये होता है सभापति और उपसभापति। इनकी तनख्वाह कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, तो इसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। और अनुसूची 2 में जो आपको सैलरी वगैरह देखने को मिलती है वो मिलती है सुप्रीम कोर्ट। मैं एस सी यहां पर जो लिख रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट है, एच सी लिख रहा हूं हाई कोर्ट है। उनके न्यायाधीश, उनकी तनख्वाह कितनी होगी वो भी अनुसूची 2 के अंदर है। और एक जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है केग। केग का मतलब होता है भारत की नियंत्रक व महालेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसके बारे में अपने डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे चुना जाता है, क्या काम करता है। तो इतने लोगों की सैलरी जो है वो अनुसूची 2 में लिखी गई है।
ठीक है। तो अगर आप राष्ट्रपति की सैलरी बदलते हैं, राष्ट्रपति की तनख्वाह बदलते हैं, तो आपको जो अनुसूची 2 के अंदर आंकड़ा है उस आंकड़े को बदलना पड़ेगा। तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 आपको बताती है शपथ के बारे में, किन किन लोगों की। पहली बात के अंदर जो शपथ बताई गई है वो बताई गई है संघ व राज्यों के मंत्री, केंद्र व राज्य के मंत्री, दूसरा लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहता है उनके उम्मीदवारों को शपथ लेनी पड़ती है चुनाव लड़ने से पहले, तो वो कौन सी शपथ लेंगे वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। वैसे ही लोकसभा, विधानसभा के सदस्य जब चुनाव जीतकर जो लोग आए हैं वो किस प्रकार की शपथ लेंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको अपने कहते हैं, उनके न्यायाधीश किस प्रकार की शपथ लेंगे वो भी इसके अंदर बताया गया है, उनकी शपथ भी यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि एक नियंत्रक व महालेखा लेखक परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसकी शपथ भी अनुसूची 3 के अंदर बताई गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक जो इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर नहीं आया है वो नहीं आया है, ये अपवाद है, अपवाद नहीं है, ऐसी चीजें ही प्रश्न बनती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल यहाँ पर नहीं आया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं आया है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तनख्वाह और भत्ते, पेंशन भत्ते जो है वो तो अनुसूची 2 में लिखे गए हैं, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं लिखी गई है। उसका कारण ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके लिए एक विशेष अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों का अपने वर्णन करेंगे। तो जो चीज अनुच्छेद में आ चुकी है वो तो अनुसूची में डालने की जरूरत ही नहीं है। अनुसूची का तो मतलब है ये अतिरिक्त जानकारी, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़िए, नहीं पढ़नी तो मत पढ़िए। तो जो चीज अनुच्छेद में है वो अनुसूची में नहीं है, जो अनुसूची में है वो अनुच्छेद में नहीं है। तो चूंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुच्छेद के अंदर आ चुकी है, इसलिए उसको आपको अनुसूची 3 में डालने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो अनुसूची 2 के तो भाग हैं परंतु अनुसूची 3 के भाग नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां तो उपराष्ट्रपति भी नहीं आया। उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं आया कि जब आपने यहां पर कहा लोकसभा, मैंने यहां पर एक शब्द लिखना भूल गया, राज्यसभा, और दूसरे ये जो सभापति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति कोई अलग चीज नहीं है। उपराष्ट्रपति भारत की जो राज्यसभा है उसके सभापति को ही भारत का उपराष्ट्रपति कहते हैं, या वह एक व्यक्ति 2 पद संभालता है, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के भारत के उपराष्ट्रपति का, एक ही आदमी के पास 2 पद होते हैं। तो जो उसकी शपथ है वो भी में लिखी गई है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लोकसभा विधानसभा के उम्मीदवार और सदस्य। मैंने पिछले के अंदर क्या लिखा था, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो दूसरे अनुच्छेद के अंदर जो अनुसूची 2 है उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद, जिसको आप विधायिका कहते हैं, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो राज्य की है, उनके अध्यक्षों की बात की गई, उनकी तनख्वाह बताई गई है, परंतु उनकी शपथ जो है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है क्योंकि उनकी शपथ के लिए एक अलग से अनुच्छेद है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी अनुसूची होगी। चौथी अनुसूची जो है अनुसूची 4, अनुसूची 4 के अंदर राज्यों का, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी राज्यसभा की, वो कहाँ बताया गया, वो अनुसूची 4 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इनके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची है। अगली बात आती है 5वीं अनुसूची की, अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंदर जो है वह आपको बताया गया है अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के उपबंध, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के विशेष उपबंध,
ठीक है, ये अनुसूची 5 के अंदर बताया गया है। अनुसूची 6 के अंदर जो है वो आपको बताया गया है, अनुसूची 6। अनुसूची 6 भी 5 से कुछ मिलती जुलती है, अभी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अनुसूची 6 के अंदर जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के विशेष उपबंध, जनजातीय क्षेत्रों के विशेष उपबंध, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, देखो अनुसूची 5 और 6 देखने में एक जैसी लगती है, परंतु जो 5 जो है वो तो केवल केवल और केवल लागू होती है, सॉरी, जो अनुसूची 6 तो है वो केवल इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। इनको अपने मातम कहते हैं। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, मातम, मातम, एम मेघालय, ए आसाम, टी त्रिपुरा, एम मिजोरम। तो इन राज्यों के विशेष जो अनुबंध है इन चारों क्षेत्रों के अंदर वो तो बात की गई है। तो अनुसूची 5 तो पूरे किसी भी जनजाति क्षेत्र के ऊपर लागू, जबकि अनुसूची 6 जो है वो इन 4 विशेष राज्यों के लिए लागू होती है जिनका नाम लिखा गया है। इनको अपने क्या कहते हैं, मातम राज्य, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। वैसे अगर अपने अनुसूची 7 की बात करें, अनुसूची 7, तो जो अनुसूची 7 है यह बात करती है केंद्र व राज्यों में विषयों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों में विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा की मतलब कि किस चीज के लिए कानून कौन बनाएगा, जैसे शिक्षा के लिए कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, कर कानून कौन बनाएगा, ये सारी बातें कहां लिखी गई है, 7वीं अनुसूची के अंदर लिखी गई है, ठीक है। अगली बात आती है अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 जो है, अनुसूची 8 के अंदर जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषा कुल कितनी है, अभी कुल 22 भाषाओं को संविधान मान्यता देता है। अब आप इन 22 भाषाओं का नाम कैसे याद रखोगे, स्वाभाविक सी बात है, नहीं रह सकता। तो आपको तो इतना ध्यान रख लेना है कि इसके अंदर हर भाषा आती है जो आपको नाम समझ में आता है, जो आपने सुना हुआ है, प्रत्येक भाषा इसके अंदर आती है। परंतु एक भाषा जो इसके अंदर नहीं आती है वो है इस भाषा जो है वो इन 22 भाषाओं का भाग नहीं। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली, जो आपको नाम याद है सारी भाषाएं हैं। अगर नाम याद करना चाहें तो आप ये अनुसूची पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ के तौर पर सब चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। परंतु अगर याद नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो नाम समझ में आए सारे नाम आते हैं। अपवाद इसका क्या है, अंग्रेजी है। देखो संविधान के अंदर या पॉलिटी के अंदर अपने अपवादों को ही याद करते हैं, सारे प्रावधान सारे अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, अपने केवल अपवाद याद कर लेते हैं, ताकि अपने को पता होता है कि क्या नहीं है, क्या है वो अगर नहीं पता है, केवल इतना पता है कि क्या नहीं है, तो भी काम चल जाता है। इसलिए अपने अपवाद याद कर लेते हैं, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में आते हैं। 9वीं अनुसूची में जो आता है 9, अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार कानून तथा सरकार के अधिकार, इससे संबंधित सरकार के अधिकार आते हैं। यह बहुत विवादित चीज रही है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि यह भारत के पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची जो है वह जोड़ा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रारंभ के अंदर ही, जब अपने अनुसूची की बात कर रहे थे कि कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी, प्रारंभिक संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो इसके बाद वाली जो भी है ना 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये बाद में कहीं ना कहीं जुड़ी है। 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दी गई थी, और इसके अंदर बताया गया था कि राज्य कैसे कैसे लोगों की जमीन ले सकता है, अगर जमीन लेता है तो वहां पर कैसे मुआवजा दिया जाएगा, किसको मुआवजा दिया जाएगा, कैसे कितना मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा कैसे निर्धारित, कैसे मुआवजा निर्धारित किया जाएगा, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद बात आती है 10वीं अनुसूची की।
अनुसूची 10, स्वाभाविक सी बात है, ये भी वास्तविक संविधान का भाग नहीं थी, बाद में जोड़ी गई है। अनुसूची 10 जो है इसके अंदर बात की गई है दल बदल कानून की, दल बदल कानून, इसको अपने एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। और ये जो दल बदल कानून है ये जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो यह भी वास्तविक संविधान का भाग नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11। अनुसूची 11 के अंदर जो बात है वह है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1992। और इसके बाद बात आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 जो इसके अंदर नगर पालिका अपने इसको कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग शासन व्यवस्था लागू होती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की शासन व्यवस्था है वो तो अनुसूची 11 का भाग है, और शहरी क्षेत्रों की जो स्थानीय शासन की व्यवस्था है वो अनुसूची 12 का भाग है। इसको जोड़ा गया था 73वें के बाद ये 74वां आ गया, दोनों एक साथ ही लागू हुए थे, है ना, दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों के अंदर किसी न किसी विषय के बारे में लिखी गई है। अगर किसी को लगता है कि आपको ये सारी डिटेल जाननी है तो आपको ये अनुसूचियां पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहानी है भारत के संविधान के भाग और भारत के संविधान की अनुसूचियों की। इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन से भाग में क्या आता है, या कौन सी चीज कौन से भाग में आती है, वैसे ही कौन सी अनुसूची में क्या आता है, या कौन सी अनुसूची के अंदर जो कोई भी चीज है वो कौन सी अनुसूची में आती है। तो अपने को ये सब चीजें पढ़नी होती है। दोस्तों इस क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।